Hello everyone. Today we'll continue this chapter from where we have left. So we studied about 2.5 pages of this chapter. The last lesson by Alfonso Daudet. It is a story about two people. Basically, two characters are the main characters of this story. The first one is Am Hamel, the teacher, and the second one is Little Franz. While I was thinking of all this, I heard my name called. जैसे ही मैं ये सारी चीजें सोच रहा था कि कैसे विलेजर्स जो है वो आकर के बैठे हुए हमारे टीचर को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं और जो कंट्री अब हमारी नहीं रही है उसके प्रति अपना रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं जिसके लिए उस टीचर ने अपने इतने साल दिए हैं, वो सारी चीजें मैं जब सोच रहा था तभी मुझे सुनाई दिया कि मेरे को किसी ने बुलाया, पुकारा है किसी ने। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी बोलने की। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि किस तरीके से मैंने क्या नहीं कर दिया उस चीज को इग्नोर करने के लिए कि भाई वो जो खराब रूल था पार्टिसिपल का उसको लाउड और क्लियर पढ़ने के लिए मैंने कितनी वो नहीं करी, बिना किसी गलती के मैं उस चीज को बोल पाऊं पढ़ पाऊं। मैंने बहुत मशक्कत करी, कोशिश करी। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। लेकिन मैं वहां पे पूरी तरीके से पजल्ड हो चुका था। ठीक है, मिक्स्ड अप हो चुके थे मेरे वर्ड्स। मैं वहां खड़ा रहा डेस्क को पकड़े हुए, मेरी हार्ट था वो बहुत तेज बीट कर रहा था। ठीक है, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप यानी कि मैं ऊपर देखने की, सामने देखने की, अपने टीचर को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. अब यहाँ पे इसके टीचर्स जो है उनका रिएक्शन आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि आज मैं तुझे नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा क्योंकि तुम ऑलरेडी काफी बैड फील कर चुके हो। देखो कैसे होता है, हम हर दिन सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, हम कल लर्न कर लेंगे। अब देखो हम कहाँ आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। इसीलिए अब ये बोल रहे हैं कि देखो यही चीज जो है सबसे बेकार चीज या खराब चीज यही है एल्सेस के साथ में, कि वो हर चीज जो है वो नेक्स्ट डे के लिए छोड़ रही है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हर चीज जो लर्न करने की आज है उसको कल पे डाल टाल रहे हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you cannot neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reapproach ourselves with. अब यहाँ उसके टीचर आगे प्रोसीड करते हैं बोलते हुए कि जो एल्सास के लोग हैं वो तो छोड़ ही रहे कल के लिए, ठीक है। अब बाकी जो ये फेलोज हैं, ठीक है, जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, एक तरीके से हमारी कंट्री के ऊपर कर लिया है, वो हमें अब उनको बोलने के लिए मौका मिल जाएगा। वो बोलेंगे कि तुम कैसे फ्रेंचमैन हो, अपने आप को कैसे फ्रेंचमैन प्रिटेंड करो जब तुम्हें ना तो बोलना आता है फ्रेंच, ना ही लिखना आता है, खुद की लैंग्वेज लिखनी नहीं आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो लिटिल फ्रांस। हमारे पास में अपनी खुद की अलग अलग छोटी छोटी अप्रोचेस हैं जो हमें सही करनी है या हमें ठीक करनी है। हमारी खुद की डील है कुछ, या हमारी खुद की कुछ ऐसी कमियां हैं जो हमें सबको ठीक करनी है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। अब ये उसके पेरेंट्स की तरफ बोल रहे हैं, जो उसके टीचर हैं एम हैमिल, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है उनकी खुद की एक रीअप्रोच, एक क्रिटिसाइज करने के लिए कम नहीं है चीज, कि भाई वो इतने जागरूक नहीं थे कि उन्होंने तुम्हें बोला कि तुम पढ़ो या याद करो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो चाह रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स कि तुम वर्क करो फार्म पर या मिल पर काम करो और तुम थोड़े पैसे कमा के लाओ, ना कि तुम पढ़ो ना। तुम्हारी पढ़ाई पे तुम्हारे पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया है। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। अब यहाँ पे इसके जो टीचर हैं वो खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कैसे कि भाई मैंने भी तो तुम्हें, मैं भी तो गलत ही हूँ, मैंने, मेरे को भी ब्लेम किया जा सकता है क्योंकि मैंने भी तुम्हें कई बार अपने पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए भेजा है इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, यानी कि तुम्हें बोलने के लिए कि भाई तुम अपनी पढ़ाई करो, उसकी बजाय मैंने तुम्हें अपने काम, पर्सनल काम के लिए भेजा।
एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग करने जाना था तो क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया था? तो अब यहाँ पर बेसिकली पहले एम हैमिल जो उसके टीचर, उन्होंने लिटिल फ्रांस को उसकी गलती बताई, फिर उसके पेरेंट्स की बताई, और अब एट द एंड वो खुद पे ब्लेम कर रहे हैं कि भाई मेरी भी गलती रही है, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। मैंने भी इस चीज में कहीं ना कहीं तुम्हें आगे ना बढ़ा करके अपने पर्सनल काम करवाया और छुट्टी दे दी जब मुझे फिशिंग करने जाना था। Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर इसके जो टीचर हैं वो अब वापस लैंग्वेज पे आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि सब सारी चीजें एक तरफ और हमारी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है वर्ल्ड के अंदर। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियर है और सबसे लॉजिकल, यानी कि सारे फैक्ट्स और फिगर्स, यानी कि लॉजिकल बात होती है इसमें। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Please mark this line। यहाँ पे ये लाइन बहुत अच्छी बोली गई है। बेसिकली इसमें बताया गया है कि किस तरीके से अगर आपको कभी एनस्लेव्ड, यानी आपको कभी कोई दूसरा देश कैप्चर कर ले और आपको अपनी मदर टंग आती हो, आपका होल्ड अच्छा हो अपनी मदर टंग पे, तो आपके पास में एक उस जेल से निकलने की चाबी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझिए कि अगर हमारे देश पे कोई कभी, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, उनको शुरुआत में जो है वो इतनी हिंदी नहीं आती थी, तो हमारे पास में चांस था कि हम अपने तरीके से स्ट्रेटेजी बना करके अपनी मदर टंग के अंदर ही कम्युनिकेट करके, या संस्कृत अगर मान ली जाए, संस्कृत ली जाए, हिंदी को ना लेकर के अगर हम संस्कृत लें, तो उसमें भी हमारा होल्ड अगर अच्छा है होता उस समय पे या रहा होगा, तो किसी ना किसी तरीके से जो उस समय के लीडर्स रहे हैं उन्होंने अपने लिंक बैठाए और फिर उसके बाद में अपनी एक स्ट्रेटेजी बना करके प्रॉपर कैसे हमारे देश को आजाद कराना है, वो कहीं ना कहीं उस चीज का भी रोल लिया होगा। तो वही एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया गया है कि हमें हमारी लैंग्वेज को गार्ड रखना चाहिए, यानी कि उसकी सुरक्षा करनी चाहिए अपने आपस में ही, और कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमें कभी किसी ने कब्जा कर लिया है हमारे ऊपर, तो जब तक ये हमारा होल्ड हमारी लैंग्वेज पर रहेगा, हमारे पास में चाबी रहेगी उस ताले को खोलने की या उस प्रिजन को एस्केप करने की या उनको हटाने की। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। अब यहाँ पे इसके टीचर ने ये सब कहने के बाद में, तो सब कुछ बोलने के बाद में क्या करा है, यहाँ पर उन्होंने ग्रामर खोली। ठीक है, और फिर उसके बाद में लेसन देना शुरू करा। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और अब यहाँ पे लिटिल फ्रांस जो है उसको सब चीजें समझ आ गई और वो इस चीज को देख करके बहुत ज्यादा अमेज फील कर रहा है। वो बहुत ज्यादा एक तरीके से अम्यूजमेंट एक हो गया है उसको, एक सॉर्ट ऑफ है ना, एक वो खुश हो गया है कि अरे यार कितना इजी है ये, आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया। All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened to so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. अब ये सब सोच रहा है फ्रांस की भाई कितना आसान लग रहा है, कितना आसान। मैं अगर सोचूं तो शायद मैंने कभी ढंग से उनको सुना ही नहीं था, या फिर उन्होंने कभी इतने अच्छे से, इतनी पेशेंटली, कभी इतने धैर्य से उन्होंने चीजें समझाई नहीं थी। आज सब कुछ कितना आसान लग रहा है जब ये लास्ट लेसन है हमारा। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। ऐसा लग रहा था कि जो हमारे टीचर हैं वो सब चीजें हमें आज ही सिखा देना चाहते हैं, जाने से पहले वो हमें सब कुछ समझा देना चाहते हैं, और एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में, हमारे सिंगल एक्शन में हमारे दिमाग में सारी चीजें फ्रेंच से रिलेटेड वो डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद में इनके टीचर ने इनको एक राइटिंग का लेसन करवाया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। उस दिन हमारे टीचर ने हमें राइटिंग में क्या करवाया, नई कॉपीज दी हमें, और अच्छे ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में उन्होंने फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस लिखवाया। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod of at the top of our desk। अब ऐसा लग रहा था वो छोटे छोटे लिटिल फ्लैग्स हैं जो इधर उधर कमरे में, क्योंकि नई कॉपीज थी पे ये सब लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा था पूरे स्कूल रूम में वही इधर उधर घूम रहे हैं। इधर एक जो हमारे डेस्क की रॉड है उसके ऊपर टंगे हुए हैं। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। ये देखना जरूरी था तुम्हारे लिए कि भाई सब कितने चुपचाप बैठे हुए थे, देखने लायक नजारा था, सब कितने काम कर रहे थे क्वाइटली। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑन द पेन ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और सिर्फ जो एक आवाज आ रही थी वो पेन चलाने की आ रही थी पेपर पे, जैसे कि एग्जाम हॉल के अंदर कभी आपने नोटिस किया हो जब बिल्कुल साइलेंट होते हैं, सब अपना काम कर रहे होते हैं
और सिर्फ पेन चलाने की आवाज आती है पेपर पे, उसी तरह का यहाँ पे भी सिनेरियो रहा है. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too. एक क्षण के लिए वहां पर कुछ उड़ने वाले जो बीटल्स होते हैं वो भी अंदर आ गए थे, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना छोटे से छोटे बच्चों ने, जो उस समय इतने तरीके से काम कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि वो फिश हुक पर अपना फिश कैप्चर करने के लिए हुक जितने ध्यान से लगाते हैं, उसी तरह के वो फ्रेंच पर अपना पकड़ मजबूत कर रहे हो. ऑन द रूफ द पिजन्स cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब हमारी छत पर जो है कुछ कबूतर बैठे हुए थे, अपनी छोटी मतलब स्लो आवाज में अपनी कूइंग कर रहे थे, कूड कर रहे थे, यानी वो जो आवाज निकालते हैं वो कर रहे थे. और मेरे मन में उस समय विचार आया, क्या ये जिन लोगों ने हमारे फ्रांस पे कब्जा किया है, क्या ये लोग अब फ्रेंच ना सिखा करके अब इनको पिजन्स को भी जर्मन सिखाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school. Please mark this line as well. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी मैं अपनी नजर उठाता था लिखने से, कॉपी से ऊपर सामने टीचर को देखता था, तो वो मोशनलेस अपनी बिल्कुल बिना हिले डुले अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं. कभी एक चीज को निहार रहे हैं, कभी दूसरी चीज को निहार रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीजें को एक अच्छे से देखना चाह रहे हैं कि जब वो यहाँ से जाए तो कि सब उनके दिमाग में एक याद की तरह फिक्स हो जाए कि हमारा छोटा सा स्कूल रूम जो है वो किस तरह दिखा करता था. Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. अब ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फैंसी लग रही थी क्योंकि वो 40 साल से वही सेम जगह पे थे, और उस क्लास के बाहर उनका गार्डन था, विंडो के बाहर उनका गार्डन था, और उनकी क्लास उनके सामने थी. Just like that, only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. उसी तरीके से उनकी जो डेस्क और बेंचेस थी वो घिस घिस करके स्मूथ हो गई थी. वॉलनट ट्री बाहर जो गार्डन में उन्होंने लगाया था वो बड़ा हो गया था. हॉप वाइन जो बेल लगाई थी उन्होंने वो भी ऊपर तक विंडो की रूफ तक पहुंच गई थी. हाउ इट मस्ट हैव broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. अब ये सारी चीजें देख करके फ्रांस के दिमाग में भी यही बात आ रही है कि भाई कितना दिल छोटा हुआ होगा उनका, कितना बुरा लग रहा होगा. और उसको अपने टीचर के लिए लग रहा है, और उसके टीचर को भी लग रहा होगा कि ये सारी चीजें यहाँ छोड़ के जानी पड़ रही हैं, और इनकी क्लासरूम के ऊपर ही इनकी जो टीचर की सिस्टर है वो ट्रंक्स यानी कि पैकिंग कर रही है, और अपने जो बक्से होते हैं, ट्रंक्स जो होते हैं, उनको पैक कर रही हैं और इधर से उधर मूव कर रही हैं, क्योंकि उनको शायद नेक्स्ट डे ही निकलना होगा. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. बट उनके पास में इतना करेज था, इतनी हिम्मत थी कि वो फिर भी हमें लेसन पढ़ा रहे थे. After writing, we had a lesson in his history, and then the babies chanted their ba bee bee boo boo. अब उसके बाद इनका राइटिंग लेसन के बाद में एक हिस्ट्री का लेसन हुआ, फिर बाद में छोटे बच्चों का लेसन हुआ जिसमें वो रिसाइट कर रहे थे, बोल रहे थे. Down there at the back of the room, Holdhauser had put on his spectacles, holding his primer in his both hands, spelled the letters with them. और छोटा जो पीछे की तरफ हाउसर बैठा हुआ था, मतलब पीछे जो विलेजर्स बैठे हुए थे उनमें से ओल्ड हाउसर बैठा हुआ था, वो भी अपने चश्मे पहन करके प्राइमर लेकर के दोनों हाथों में स्पेलिंग बोल रहा था, लेटर्स बोल रहा था बच्चों के साथ में. यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग. हिज वॉइस trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. हम देख सकते थे कि कैसे वो भी अपनी आवाज जो वो बोल रहे हैं ओल्ड हाउसर, वो जो बोल रहे हैं उसमें उनकी आवाज में कितना दर्द है. ठीक है, वो भी रोना चाह रहे हैं, उनकी इमोशंस की वजह से आवाज लड़खड़ा रही है, और ये देखते हुए हम सबको थोड़ी उनको सुनते हुए इस तरीके से हम हंसना भी चाह रहे हैं और रोना भी चाह रहे हैं. तो एक मिक्स्ड इमोशन वाला सीन जो है यहाँ पे हो गया है सबके बीच में. हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन. और अब कितने अच्छे से इसको ये चीज याद रहेगी जो इसका लास्ट लेसन रहा है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजेलस. अब एक ही समय पे, एक ही बार में जो चर्च की क्लॉक थी वो एकदम 12 बजाती है, और एंजेलस यानी कि एक बेल जो है वो बजाई जाती है. ठीक है, इनके डिवोशनल प्रेयर जो होती है रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर, उसको गाने के लिए एक
एंजलिस करके बेल जो है वो बजाई जाती है। 12 बजे के बाद में वो की जाती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। उसी समय पे ही ट्रम्पेट्स बज रहे हैं, जो प्रूशियंस हैं वो आ रहे हैं अपनी ड्रिल से वापस लौटते हुए, इनकी विंडो के नीचे से निकलते हुए जा रहे हैं, साइड में से निकलते हुए जा रहे हैं। एंड हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। उसके टीचर अपनी चेयर में खड़े हुए, उनके चेहरा काफी पेल, पीला सा, सफेद सा पड़ रहा है, और मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं पाया जितना आज वो लंबे लग रहे हैं। माई फ्रेंड सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो बोलना चाह रहे थे, वो बोले माई फ्रेंड्स के टीचर, उसके बाद वो आए करके कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पाए, वो बोल नहीं पाए, वो आगे कर नहीं सके। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर उन्होंने अपनी हिम्मत करके चौक उठाई, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, और वहां पर जितना लार्ज लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा, विवे ला फ्रांस। विवे ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखा है। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. फिर वो रुक गए, उन्होंने अपना सर वॉल के अगेंस्ट, दीवार के अगेंस्ट टिका लिया, बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से ही इशारा करा कि स्कूल जो है वो खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। सो बेसिकली ये जो चीज थी, यहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे एक वॉर के बाद में क्या सिनेरियो हो जाता है कहीं पर, ठीक है, स्कूल के अंदर क्या जर्मन लैंग्वेज का आगे बढ़ावा, मतलब फ्रेंच जो उनकी प्रॉपर मदर टंग है उसको ही रोक दिया गया है, और फ्रेंच की जगह अब जर्मन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ के टीचर का क्या रिएक्शन रहता है। इसने अपने 40 साल की नौकरी वहां पर करी है, सबको सिखाया है, जो बच्चे कभी कुछ नहीं सीख रहे थे, अब उनको कैसा लग रहा है अपना लास्ट वो लेकर के, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज गो थ्रू द चैप्टर एंड conjure up your problems. We'll discuss all of your problems about this chapters very soon.